वेलकम बैक। इंडिया के अंदर आपने देखा है कि बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जो वहाँ की जेन जी ने किया, और उस एहतजाज के अंदर दो तीन उनके मुतालबात थे। एक वहाँ पे जो उनके नीट के पेपर्स हैं वो लीक होते थे, और उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 14,000 तादाद बताई जा रही है, उन्होंने उन पेपर्स की वजह से वहाँ पे ख़ुदकुशी की। और उसके साथ साथ वहाँ का जो निज़ाम तालीम के उसके ऊपर सवालात उठाए गए, और वहाँ के वज़ीर आज़म और उनकी रेजिग्नेशन का मुतालबा किया गया। इसके साथ साथ एक मुतालबा जो एहतजाज करने वाले नौजवान थे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए, और उन मुकदमात के अखराज का मुतालबा था। बिलाखिर उस जेन जी ने जो हुकूमत है वहाँ पे, मोदी सरकार है, उसको घुटनों पे लेके आई और अपने तमाम मुतालबात वहाँ पे मनवा लिए। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये कोई इसके ऊपर कोई पॉलिसी भी बनाई जाएगी, या ये इसी तरह एक डंग टपाव काम होगा कि आज वहाँ पे स्टूडेंट्स के मुतालबात मान लिए गए हैं, लेकिन कल फिर वही सिलसिला शुरू होगा और स्टूडेंट्स फिर उसी एक घन चक्कर में फंसे रहेंगे? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं मार्कंडे काटजू, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन उनकी जानब जाने से पहले हम आपको कुछ शॉर्ट्स ऐसे सुनवाते हैं वो जहाँ के जो एहतजाज करने वाले नौजवान थे उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू की वो आपको सुनवाते हैं। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये हम के खिलाफ लड़ते हैं। इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा। जो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं पकड़ते इतनी जल्दी। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic, and Modi disrespects all the young people of this country. ऊपर चढ़ के सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं, लड़कियों को भी और सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं। People here are extremely frustrated by the education system, especially because of the continuous examination leak. मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। जिन जिन लोगों ने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो। This government is only interested in power, fame and money. तुमको देना होगा, देना होगा। जी, आपने देखे ये शॉर्ट्स। जैसा साहब, ये इंडिया से पहले अगर हम देखें तो श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे भी हमने वहाँ पे एहतजाज देखे, और खुसूसन जेन जी के, और उन्होंने अपने मुतालबात वहाँ पे मनवाए। अब इंडिया के अंदर जो एहतजाज हुआ है ये बहुत बड़ा एहतजाज था जेन जी का, और जो जितने उनके मुतालबात थे वो भी माने गए हैं। और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रहा है उनकी गुफ्तगू से कि वो इस रवायती सियासत, रवायती पार्टियों, उनसे थोड़े मुतनफ़र नज़र आ रहे हैं। क्या ख्याल है आपका कि ये एक सियासी तब्दीली की तरफ जा रही हैं चीज़ें, और क्या ये स्टूडेंट्स के जो मुतालबात माने गए हैं उसके बाद ये जो सिस्टम है, जो पॉलिसीज़ है वो भी तब्दील होंगी, या सिर्फ ये वक्ती तौर पर ये सारी तब्दीली नज़र आ रही है? जो मेन डिमांड था स्टूडेंट का कि वो एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दें। क्यों इस्तीफा दें? क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे, एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे थे। क्यों लीक हो रहे थे? क्योंकि बहुत करप्शन है इंडिया में। करप्शन इज मैसिव इन इंडिया।
यानी इट इज वेरी वाइड स्प्रेड, और सिर्फ पेपर लीक में नहीं, ये हर मामले में करप्शन है इंडिया में। तो लिहाजा ये एजुकेशन मिनिस्टर के बदल जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कोई और, तो क्या करप्शन बंद हो जाएगा? करप्शन चलता जाएगा, और करप्शन चलता जाएगा तो पेपर लीक्स होते जाएंगे। तो लिहाजा ये मूवमेंट को मैं बिल्कुल एक स्टंट मानता हूँ, गिमिक, कुछ नहीं है इसमें। डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर is totally frivolous because he will be replaced by another education minister. तो मगर पेपर लीक्स तो होते चलेंगे बिकॉज करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा क्या फर्क है? ये मैं बार बार पूछता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे कि भाई बताओ फर्क क्या पड़ेगा? कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि है ही नहीं जवाब इनके पास। यानी कि डिमांड है कि ये मिनिस्टर रिजाइन करें, अरे दूसरा मिनिस्टर आ जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा? तो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये एजुकेशन को कोई मैं रेवोल्यूशन वगैरह नहीं मानता हूँ, ये एक स्टंट है। वो अभिजीत दिप्के साहब ने बना दिए थे एक सेटायर में, तंज में, वहाँ अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बेतुका बयान दे दिया था कोर्ट में कि अनएम्प्लॉयड यूथ आर लाइक कॉकरोचेस। तो उसके बेसिस पे ये अभिजीत दिप्के साहब जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और यहाँ इंडिया आ गया। और विद इन अ फ्यू डेज ही हैड 20 मिलियन फॉलोअर्स। यहाँ देखिए बड़ा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। उसका आपको मैं अंदाज दूं कि 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग इनटू द इंडियन जॉब मार्केट एवरी ईयर। 12 मिलियन, but less than 500,000 jobs are being created in the organized sector of the economy. तो बाकी सब 11.5 मिलियन कहाँ जाते हैं? They become street vendors, hawkers, stringers, bouncers, criminals, beggars, suicides, लड़कियां हो जाती हैं prostitutes। ये बड़ा मैसिव प्रॉब्लम है। तो मानिए पेपर लीक ना हो, सपोजिंग सही तरीके से इम्तिहान हो, इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो नौकरी वगैरह पा जाते हैं, उनके जगह मेरिटोरियस लोगों को नौकरी मिलेगी। यही तो फर्क पड़ेगा ना। मगर नौकरियां, द नंबर ऑफ जॉब्स विल नॉट इंक्रीज, बहुत कम हैं। ये ठीक ना हो, इससे नौकरियां तो नहीं बढ़ जाएंगी। अच्छा जस्टिस साहब, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ये स्टूडेंट्स का आज एहतजाज हुआ है और स्टूडेंट्स अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो वहाँ पे रवायती किस्म की एक सियासत है, उससे हमें थोड़े से वो अनॉयड नज़र आ रहे हैं, मुतनफ़र नज़र आ रहे हैं। अब ये जेन जी को इस सिस्टम के अंदर आपको एडजस्ट करने के लिए नौकरियों के साथ साथ आपको क्या, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी या चेंज करनी पड़ेंगी? ये मेरा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे। जी। इंडिया में द होल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम हॉलो एंड एम्प्टी शेल्स, अब कुछ रखा नहीं उनमें, एंड द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट, जिसके वजह से जॉब बढ़ेंगी नहीं। जॉब्स बढ़ती हैं व्हेन द इकोनॉमी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, बट इंडियन इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट एंड सम से इट इज इन रिसेशन। तो लिहाजा अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ते चल, इट इज एट रिकॉर्ड लेवल इन इंडिया। तो ये सब हल्ला, देखिए शोर मचाने से तो नौकरियां क्रिएट नहीं होती हैं। आप जाके जंतर मंतर में जाके चिल्लाने लगे, चीखने लगे और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगने लगे, इससे नौकरियां कैसे बढ़ती हैं? थोड़ा सा गहराई में भी तो सोचना चाहिए। ये हवा में सुपरफिशियल बातें, सतही बातें, विदाउट गोइंग इनटू एनी डेप्थ। में कोई अकल तो है नहीं, जज्बाती हैं। इनको तो डर लग रहा है कि हमें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। वो जायज बात है, सही बात है, मगर नौकरी नहीं मिलेंगी क्योंकि नौकरियां है ही नहीं, इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट। तो अनलेस यू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इकोनॉमी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और वो तभी हो सकेगा दैट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर रेवोल्यूशन। आई एम वेरी क्लियर इन माई व्यू दैट this system in India presently is beyond redemption.
all institutions have collapsed, whether it is parliament or judiciary or bureaucracy, election commission. उसका सुधार नहीं हो सकता। एक इमारत हो सकती है जिसमें डिफेक्ट हो, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी इमारत इतनी जर्जर हो गई है, इट इज सो डिलैपिडेटेड एंड रन डाउन, नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डिमोलिशन एंड फ्रेश कंस्ट्रक्शन। तो इंडिया में एवरीथिंग इज कोलैप्स, यू रिक्वायर अ रेवोल्यूशन। मगर रेवोल्यूशन आने में वक्त लगता है, बड़ा अरसा लगता है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल चीज है, मगर उसके अलावा और कोई चारा नहीं। There is no solution to our problems, including the unemployment problem, within the present Indian constitutional framework. The solutions lie outside the constitutional framework, which means by a revolution. मगर revolution में वक्त लगेगा, it will take a long time, बड़ा। मगर अभी ये जैसे ये हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का एजिटेशन, ये कोई रेवोल्यूशन है? इससे क्या चेंज है? उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब खत्म हो गया एजुकेशन क्योंकि इनकी मांगे मान ली गई। चलिए, क्या फर्क पड़ेगा? डॉक्टर हसन साहब, आपने जस्टिस साहब की गुफ्तगू सुनी, वो इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो इकोनॉमी या इंडिया की जो जॉब मार्केट है, उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली, उसकी आबादी ज़्यादा है, मुल्क की वो बहुत बड़ा है। अब पाकिस्तान के अंदर भी हमें ऐसे मसाइल का सामना है, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए भी आगे जॉब मार्केट नज़र नहीं आ रही। तो ये इस किस्म की अगर सूरत हाल रहती है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी आप कोई इस तरह तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी किसी टाइम भी उठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स तो नहीं है, बच्चे डिग्रियां हाथों में लेके फिर रहे हैं यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच आजम चौधरी साहब। मैं बड़े गौर से सुन रहा था ऑनरेबल जस्टिस काजू साहब की गुफ्तगू। वो सोशियो पॉलिटिकल लेंस से इस चीज़ को देख रहे हैं। पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन इस लिहाज से रियलिस्टिक नहीं है कि पाकिस्तान की 70% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और बहुत कम हमारी वर्क फोर्स है कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयड है हमारे शहरों की। और तो इंडिया ने जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की और अपना कॉर्पोरेट सेक्टर को उन्होंने एक्सपेंड किया, तो वहाँ पे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट से ज़्यादा जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है और इसलिए आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में जब तक देखिए पाकिस्तान के डायनामिक्स क्योंकि ज़्यादा एग्री बेस्ड हैं, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड के हैं और लोगों की इकोनॉमीज भी वैसे हैं। 70% तो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, मे बी 85%, फिगर्स वेरी करती हैं। तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है। अब देखिए कि ये एहतजाज इस वक्त किस रीजन्स में ज़्यादा हो रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा हो रहे हैं, सदर्न स्टेट्स में नहीं है प्रिडोमिनेंटली। काजू साहब, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी सर। क्योंकि इस वक्त आप ये जो इंडिया की साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं वहाँ पे जीडीपी जो है वो कोई अबाउट $4,400 पर कैपिटा इनकम है। सॉरी, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे $4,400, 4,000 से ऊपर है। वेरएज ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, मध्य प्रदेश एंड बिहार एट्सेट्रा, ये जो एरिया है यहाँ पे इट वेरीज फ्रॉम $1,800 टू मे बी 2,200। चलें उसका मीन आप कर लें, जो उसका एवरेज है वो $2,000 है। तो ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क है लोगों की आमदनी में। सो यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ इज़ मोर पॉपुलेटेड रादर ओवर पॉपुलेटेड, और उसको इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब ये गए हैं तो यहाँ की जो ये यंग पॉपुलेशन है इनकी एस्पिरेशंस डिफरेंट हो गई, इनकी लाइफस्टाइल की आदतें बदल गई, दे गॉट यूज्ड टू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। और उसके अंदर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो फिर एग्ज़ाम लीक्स जो है इट बिकेम अ प्रॉब्लम। ये तो हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, वहाँ पे रहने वाले आर इन अ बेटर पोजिशन टू कॉमेंट ऑन देयर ओन सोसाइटी एंड इट्स डायनामिक्स, क्योंकि हमारे लिए तो वो ओपन नहीं है बहुत सारी चीज़ें वहाँ की। तो एक जनरल जो आपने पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पूछा था, एक तो ये कंपैरिजन। सो नो, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने वाला, हमारा थ्रेशोल्ड डिफरेंट है इसके अंदर। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है
व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जस्टिस साहब ने तो उसको सोशियो पॉलिटिकल यानी सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से, मैं इसको जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, इसलिए कि इस किस्म का मैसिव स्टेजिंग ऑफ प्रोटेस्ट और जो कि ओवरनाइट बहुत से मेजर सिटीज़ के अंदर वो स्प्रेड आउट हो जाए, इंक्लूडिंग मुंबई एंड ऑल दैट, कलकत्ता, सो इट्स अ वेरी वास्ट कंट्री। तो ये इट रेजेस क्वेश्चंस। और जो नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हुआ था, उस हवाले से भी हमें इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का कहीं के हवाले उनकी आवाज़ें शुरू उसमें सुनाई दी थी। आई डोंट नो, बट मैं इस फैक्टर को टोटली रूल आउट नहीं करूंगा, इसलिए कि जो इस वक्त अमेरिका की और इजराइल की जो डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं चाहूँगा एक दफ़ा ना जस्टिस साहब की टेक दोबारा लें। जस्टिस साहब, इंडिया के अंदर इस वक्त मोदी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ये जेन जी का अदम एतमाद नज़र आया, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर। अच्छा, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप क्या समझते हैं कि वो वहाँ पे जेन जी के ये जो मुतालबात हैं इसके हवाले से क्योंकि पॉलिसी बनाने में सीरियस नज़र आते हैं अगर उनको मौका मिले, या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके ऊपर जो इन्होंने फौरी तौर पर मुतालबात तो मान लिए हैं, क्या इनका कोई ऐसा इरादा है कि कोई रेगुलर वहाँ पे पॉलिसी साजी करने का? देखिए, पहले तो आपको इंडिया की पॉलिटिक्स समझनी होगी। यहाँ इंडिया में लार्जली पॉलिटिक्स रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। 90% वोटर्स जब वोट देने जाते हैं हिंदुस्तान में, वो ये नहीं देखते हैं कैंडिडेट अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, वो हमारे भले के लिए काम करेगा, अगर जीतेगा, प्राइसेस बढ़ रही हैं कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं देखता। सीधे सीधे कैंडिडेट की कास्ट या रिलीजन देखता है, या द पार्टी विच क्लेम्स टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, उसके बेसिस पे वोटिंग होती है, यानी मेरिट नहीं देखा जाता है कैंडिडेट। एंड इनफैक्ट 2024 में जो लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था इंडिया में, ऑफ द एमपीज इलेक्टेड were found to be big criminals। ये देख लीजिएगा गूगल में आप। क्यों? क्योंकि वोटर नहीं देखता है क्रिमिनल है कि नॉन क्रिमिनल है ये उम्मीदवार, वो देखता है उसकी कास्ट और रिलीजन। लिहाजा तक ये सिस्टम चलेगा तब तक कोई यहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म आर फ्यूडल फोर्सेस। अंटिल दे आर डिस्ट्रॉयड, इंडिया कैन नॉट प्रोग्रेस। और जहां तक हसन जफर साहब ने कहा था, मैं इनसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता हूँ, इनको आइडिया नहीं है इंडिया के बारे में। देखिए, एक तो ये समझिए कि 7 इंडिविजुअल्स इन इंडिया ओन हाफ द टोटल वेल्थ ऑफ द 143 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 7 इंडिविजुअल, इतनी डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर हो गई। और ये जीडीपी ग्रोथ, देखिए एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा गहराई में जाया करिए हसन साहब। देखिए, जीडीपी ग्रोथ इज नॉट इनफ। यू हैव टू आस्क who is getting the fruits of that GDP growth? Is it just a handful of big businessmen or is it the people? ये सवाल आप लोग नहीं पूछेंगे कभी, बस कह देंगे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जस्टिस साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। हमारे पास इस वक्त टाइम की कमी है, दोबारा इस पर गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस साहब का शुक्रिया, डॉक्टर हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि जो यूथ इस वक्त नाराज़ नज़र आ रही है, एहतजाज कर रही है इस पूरे जनूबी एशिया के अंदर और बिलखसूस इंडिया के अंदर जो उनका एहतजाज था, और हुकूमतों को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। अब इसका आगे क्या होगा मुस्तकबिल के अंदर, ये एहतजाजी जो एक रवश है ये किस सिमत जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।